वॉच लग्यू संस्था ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कि जुडिशरी पर देरी हो जाने के चलते फैसले और पत्नी द्वारा दी जाने वाली कानूनी प्रताड़ना पर गंभीर सवाल उठाए गए। वहीं कई पीड़ित पति अलग अलग जगह से पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। टूरिज्म का विक्टिम बनाया गया है। हमारे सभी पीड़ित यहाँ पर आए हुए हैं और आप उन सब से बात कर सकते हैं। हमारा अभी जो उद्देश्य है, हम जुडिशरी से, राष्ट्र की जुडिशरी से, देश की जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालयों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी गुहार है कि इसमें कई मामले सभी जानते हैं, जजेस भी जानते हैं और वकील भी जानते हैं कि ये मामला फर्जी है। ये घरेलू हिंसा का मामला हुआ, 498 का मामला हुआ, ये कई मामले फर्जी लगा दिए जाते हैं। हमारा ये रिक्वेस्ट है जजेस से, क्योंकि उनके पास उनके अनलिमिटेड पावर्स होते हैं, कि इस तरह के मामलों को सिरे से खारिज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उच्चतम न्यायालय के जजेस ऐसे निर्देश दें, आपस में विचार विमर्श करके अपने अधीनस्थ काम करने वाले जजेस को ऐसे निर्देश दें कि इस तरह के मामलों को तत्काल खारिज किया जाए। इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी महिला यदि थाने जाती है तो बिना जांच के, बिना उसके सही वास्तविक तथ्य को जाने पुलिस एफआईआर दर्ज पुलिस के खिलाफ कर लेती है। सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो पुलिस के द्वारा, महिला तो टार्चर कर ही रही है पति को, अब पुलिस के साथ मिलकर वो टार्चर शुरू कर देती है। तो इसमें एक चीज़ ये भी जुडिशरी को या पुलिस के आला अधिकारियों को देखनी होगी कि उसमें जो मामले दर्ज हो रहे हैं उसमें वास्तविक, जैसे अभी ये एक सतना का डॉक्टर का मामला है, उसमें पत्नी ने सिर्फ एक एसएमएस किया और वो बेचारा डॉक्टर अभी भी जेल में है, आज की तारीख में भी जेल में, बड़ा हाईलाइटेड मीडिया में मामला हुआ है। एक एसएमएस वो खुद दूसरा व्यक्ति फ़ोन पे करके वो उसको भेज सकता है। ऐसे मामलों में जुडिशरी को वॉच करना चाहिए। ऐसे मामलों में जैसे ही यदि संज्ञान में आता है, न्यायालय में आता है, तो उसको डिसमिस करना चाहिए। आज भी कई पीड़ित पति न्यायालय से गुहार लगाते नजर आए, जिसमें पत्नी ने झूठे मुकदमे के आधार पर पति को जेल भिजवा दिया या लगातार प्रताड़ित किया। तो वहीं इंदौर के सूरज परिहार ने बताया कि कैसे प्रताड़ित होकर उनके भाई ने सुसाइड कर लिया। देख रही थी और वो दर्द देख रही थी जो आपने इतने लंबे समय से झेला है। क्या कहेंगे उस दर्द को लेके? भाई की मौत भी हो गई है शायद। जी, मेरा छोटा ब्रदर था नितिन, जिसने 20 जनवरी को सुसाइड कमिट कर लिया था अपनी पत्नी और सास सालियों से परेशान होकर। उसने एक 14 पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें कि उसने क्लियरली लिखा है कि वो किस तरह से प्रताड़ित था। उसने एक शॉर्ट में जितना लिख सकता था वो सब कुछ जो उसके साथ हुआ, जो उसके परिवार के साथ हुआ, वो लिखने की कोशिश की। नितिन और उसका परिवार, यानी कि मेरी मम्मी, हम लोगों के ऊपर, उसकी जो वाइफ थी हर्षा, उसने सबसे पहले तो नितिन के ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाया था, खुद से तलाक मांग रही थी और घरेलू हिंसा का केस लगाया था कोर्ट में जनवरी 2024 में। जब 4 महीने नितिन इन सब की तारीखों पे जाता रहा, उन लोगों ने देखा कि कुछ परेशान नहीं हो रहे हैं और उन्हें नई नई सलाह देने वाले वकील सोते ही हैं, उन्होंने सलाह दी। और फिर हम लोगों के ऊपर कुचामन सिटी राजस्थान में 498A यानी कि दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा का एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें नितिन पडियार, सूरज पडियार और मेरी मदर जो है राधा पडियार, हम तीनों को आरोपी बनाया। वहाँ की पुलिस का हम लोगों के पास फ़ोन आया कि आप लोगों के खिलाफ एक केस है। हम जब वहाँ गए तो हमें 3 से 4 बार बुलाया गया इंदौर से राजस्थान। हम लोगों की कोई काउंसलिंग नहीं की जा रही थी, नए नए बहाने दिए जा रहे थे। जब हम लोगों ने पूछा सर इस तरह से हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, आपकी मदर और आपका नाम इसमें से हटा देंगे, जो कि वहाँ के टीआई हैं सुरेश चौधरी जी, कुचामन सिटी थाने के। उन्होंने कहा कि आप 50,000 रुपये दीजिए, आपकी मदर और सूरज पडियार आपका, दोनों का नाम हम हटा देंगे, सिर्फ नितिन मुख्य आरोपी रहेगा। जब हम लोगों ने इस चीज़ को मना कर दिया तो वहाँ के टीआई ने अगली बार जब हम गए तो नितिन के साथ मारपीट की, वहाँ के टीआई सुरेश चौधरी ने और एसआई रामलाल जाट जी ने। जब मारपीट हुई उसके बाद बामुश्किल हम लोगों की चार्जशीट दिसंबर में फाइल हुई। न्यायालय में भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को बेल मिली। बेल मिलने के बाद जब हम लोग बाहर आए तो लड़की और उसके कम से कम 10-12 लोग थे,
उन लोगों ने हम लोगों को ये धमकी दी कि अभी केसेस ख़त्म नहीं हुए हैं, तेरे भाई के ऊपर मैं अभी 376 का केस लगाऊंगी और तुम लोगों को जीने नहीं दूंगी, या तो तुम लोग मर जाओ या तो मुझे 20 लाख रुपए दे दो। मतलब वो लोग 20 लाख की डिमांड लगातार कर रहे थे। बच्चा था 5 महीने का, वो अभी भी हर्षा के पास है, जो कभी उसने हम लोगों को नहीं देखने दिया उस दिन के बाद, जिस दिन से हमारे घर से गया। और हाँ, वीडियो कॉल्स पे कई बार बात हुई थी, तब तक हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम अभी ये जो केस हुआ है नितिन ने आत्महत्या की, उसके लिए हमको 2 बार प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब जाके हमारी FIR बाणगंगा थाने में दर्ज हुई। 108 BNS के तहत 4 महिलाओं पे, पत्नी हर्षा शर्मा, सास सीता शर्मा और साली मीनाक्षी शर्मा और वर्षा शर्मा के खिलाफ 108 BNS में केस दर्ज हुआ है। पर अभी तक आज 82 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक एक भी अपराधी, एक भी महिला को पकड़ा नहीं गया पुलिस के द्वारा। इसमें भी हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। राजस्थान की कुचामन पुलिस भी हमको प्रताड़ित कर रही है, अब हमारे इंदौर की बाणगंगा पुलिस भी हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है। अगर कोई और ऑप्शन होता नितिन के पास तो शायद वो जिंदा होता, और कोई ऑप्शन हमारे पास भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। जी, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे ऊपर भी झूठे 11 केसेस लगे हुए हैं जो कि मेरी पत्नी द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें कि शुरुआत जैसे होती है दहेज प्रताड़ना से। मेरी शादी 2003 में हुई थी और दहेज प्रताड़ना का केस 2019 में लगा, शादी के 17 साल बाद। और फिर वो पूरा पैकेज जो होता है, वो पूरा पैकेज में मेंटेनेंस, 498A, डोमेस्टिक वायलेंस, सारी चीज़ें लगना शुरू हुई। बहुत सारे केसेस तो ऐसे झूठे उन्होंने लगाए हैं जिसमें वो खुद ही नहीं आ रही है, जिनमें उनके खिलाफ 11 गिरफ्तारी वारंट निकले, उसके बाद वो कोर्ट में प्रेजेंट हुई हैं। पर जब हमने रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी तो हमें यही पता चला कि भाई वो महिला है तो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक महिला को इतनी लिबर्टी क्यों? यही अगर पुरुष होता तो मुझे लगता है कि शायद घसीटते हुए उसे कोर्ट में लेकर आते। दूसरा मुझे ये है कि एक तो जब ये केसेस लगते हैं तो हमें बहुत सारा ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है। हमारी वर्क प्लेस पे भी हम उस तरीके से काम नहीं कर पाते जिस तरीके से हम पहले करते थे, उस पर भी हमारा इफेक्ट आता है, वहाँ भी हमें परेशान होना पड़ता है। दूसरा, अगर बच्चा इन्वॉल्व होता है तो एक तो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। महिला ये नहीं समझती कि भाई बच्चे को पिता से दूर करने का क्या फ़ायदा, वो तो बहुत कम। मेरी पत्नी भोपाल में ही रहती हैं, लेकिन वो कोशिश यही करती है कोर्ट के आदेश के बाद भी कि वो ना मिलवाने लाएं। जैसे अभी लास्ट वो 5 महीने से मेरे पास लेकर ही नहीं आई मिलवाने। अब वो 15 साल का हो गया है, लेकिन उसको पिता को वो ऐसे प्रोजेक्ट करती है कि पिता दुश्मन है। मतलब मेरे बच्चे के दिमाग में ये भरा उन्होंने बचपन से कि भाई जैसे ही आप उनके पास जाओगे वो आपको जान से मार देंगे। कोर्ट में भी वो बार बार यही बोलती हैं कि जब कोर्ट बोलता है कि भाई इन्हें बाहर जाने दो, मिलने दो, 2.5 घंटे तो वो अपनी आंखों के सामने बैठा के मिलाती है और बाहर नहीं जाने देती, बोलती है कि नहीं ये जान से मार देंगे। न्यायालय से यही गुहार लगा रहा हूँ कि भाई अगर मैंने कस्टडी का केस लगाया है तो कस्टडी के केस, क्या पिता का हक नहीं है बच्चे पे? पिता का सब कुछ छीन ही जाता है। एक परिवार होता है कि आदमी के लिए सब कुछ, जिसके लिए वो काम करता है, जिसके लिए वो जीता है, उससे आपने पत्नी ने उससे परिवार छीन लिया, बच्चा छीन लिया, फिर आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? और जब वो बच्चे से मिलने के लिए और बच्चे से बात करने की कोशिश करता है तो बच्चे की तरफ से भी उसको ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे से मिलने जाएगा और माँ ने जैसा बच्चे को सिखा के रखा है, क्योंकि पूरे टाइम तो बच्चा माँ के पास है, माँ जो बोलेगी बच्चा वही समझेगा। तो कोर्ट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप पिता को भी बराबरी का हक दीजिए ना बच्चों पे। और इस केस को बच्चा, अब जिस तरीके से मेरा बच्चा 10 साल का था जब वो मुझसे अलग हुआ, अब 3 साल बाद वो 18 साल का हो जाएगा, कस्टडी का केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की मर्जी है वो जिसके साथ रहे। जब पिछले 8 साल से माँ उसको ये समझा रही है कि पिता गलत है, तो वो मेरे पास क्यों आएगा? तो कोर्ट को ये समझना चाहिए कि भाई अगर आप पिता मान रहे हो तो फिर पिता के अधिकार भी दो आप बच्चे के ऊपर। हमारी आज की डिबेट इसी बात को लेकर है कि वर्तमान में पुरुष महिलाओं से बहुत पीड़ित हैं और आत्मदाह जैसे कदम उठा रहे हैं। महिलाओं को जो राइट्स दिए गए थे उस समय वास्तव में हो सकता है कि महिलाएं पीड़ित हो, इसलिए उनको ये अधिकार दे दिए गए थे। अब वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि पुरुष महिलाओं से पीड़ित हो रहे हैं, रोज़ सुसाइड हो रहे हैं, रोज़ पुरुषों के परिवार वाले जेल में जा रहे हैं, झूठे केसों में उनको बंद कराया जा रहा है
और हर प्रकार से टार्चर किया जा रहा है। इसमें उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाने की आवश्यकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को नीचे के जजों को निर्देशित करने की आवश्यकता है कि ऐसे मामले टाइम बाउंड लिमिट में अधिकतम 6 माह की अवधि में ऐसे मामलों को जो फैमिली से संबंधित मैटर संबंधित है, दहेज प्रताड़ना से संबंधित है, ऐसे सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि 10 साल यदि मामला यदि चलता है तो वो पूरी फैमिली इस प्रकार से टार्चर हो जाती है जिसका कोई मुआवजा मिलने वाले की मुआवजा से उसका आकलन नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ जुडिशरी यदि चाहे तो ये पुरुषों को वर्तमान में अपने सहयोग से ये प्रोटेक्शन प्रदान कर सकती है। लॉ बनाने के लिए हम ज्ञापन सबको दे रहे हैं, राष्ट्रपति से लेके पीएम से लेके सबको, लॉ सेक्रेटरी को, सबको हमने दिया हुआ है। और आगे हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिट पेश करने जा रहे हैं कि जो ऐसे झूठे मामले हैं जिसमें प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि ये मामला झूठा है, ऐसे मामलों में पुलिस को निर्देशित किया जाए कि बिना जांच के किसी महिला ने एसएमएस कर दिया, आपने पुरुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, उसके पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, वो जेल भेज दिया। एसएमएस की जांच करी नहीं, कोई दहेज मांगा गया उसकी जांच करी नहीं, कोई प्रूफ देखा नहीं, कोई प्रमाण लिया नहीं और एफआईआर दर्ज कर ली। ऐसी एफआईआर भी पुरुषों के खिलाफ दर्ज हो रही है, उनको रोका जाए। तो वहीं एक पीड़ित ने अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि कैसे पत्नी ने झूठा आरोप लगाया और बच्चे से न मिलने को मजबूर कर दिया और ये पीड़ित लगातार न्यायालय से न्याय की गुहार लगा रही थी। मेरा मामला ये है कि मेरे ऊपर 498, 125 मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस का केस अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और जिस दिन का इन्होंने इन्होंने लिया है, काल्पनिक घटना जो उन्होंने ली है, उस दिन मैं अपने ऑफिस भोपाल में यहाँ उपस्थित था। और उस घटना में उससे पहले इन्होंने गोधरा गुजरात में भी केस लगाया था जो कि इस घटना से बिल्कुल भिन्न था और वो भी पूरी तरह से काल्पनिक है। और वो मेरे घर से मई 2019 से ही मेरे घर से अपने भाई के साथ अपनी मर्जी से अपने मायके गई हैं। उस बीच में हमने उनको लेने की कई बार कोशिश की, लेने गए भी, लेकिन वो नहीं आई। और इसके बाद उन्होंने 14 सितंबर 2019 को मेरे को मारपीट कर अलीगढ़ और अतरौली नामक एक जगह है वहाँ छोड़ने की बात उसमें घटना में लिखी है, जबकि उस दिन मैं भोपाल में उपस्थित था। तब से लेके आज तक मैं उस घटना को मैं वो कर रहा हूँ। नहीं मैडम, कोई एविडेंस ऐसा नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो कोई एविडेंस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसके बाद भी मैंने अपने तरफ से कई एप्लीकेशन मैंने वहाँ अलीगढ़ में भी दिए हैं, भोपाल में भी दिए थे। और हम जब बुलाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान मेरे पिताजी को इनके बहनोई द्वारा ये भी धमकी दी गई कि वो पापा जी ने कहा मेरे कि उससे बोलिए कि उसका घर है वो बात करे, तो उसने उनके बहनोई ने कह दिया कि वो बात नहीं करेंगी और भोपाल ऊपर वाले ने चाहा तो आप भोपाल से आपका नाम मिटा दें। मैं ये चाहता हूँ मैडम कि जो ये घटनाएं जो ऐसी लगा दी जाती है और मनी ऑफ एक्सटॉर्शंस जो हमारा होता है, हमें बार बार परेशान होना पड़ता है। मैं चूँकि विजुअल इम्पेयर्ड हूँ तो मुझे आने जाने की समस्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेंटेनेंस, वकील की फ़ीस, ये सब चीज़ें जो करना पड़ता है, ये ना करना पड़े। इससे बेहतर है कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसको प्राइमरी लेवल पे एक तो पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे, पहली चीज़ जो मेरे ऊपर हुआ। और वो ऐसा करने के बजाय सबसे पहले इन मामलों को वो देखें और इसका जो प्राइमरी लेवल पे उनको जब कोई एविडेंस मिले उसके बाद ही वो इस मामले को दर्ज करें और इस मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाएं। हम अभी वॉच लीग से एक हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है वैवाहिक आतंकवाद के खिलाफ। वैवाहिक आतंकवाद या मैरिटल टेररिज्म, भारत के जो कानून महिलाओं के फेवर में बने हैं उनका गलत इस्तेमाल करके कई महिलाएं पति और पति पक्ष को बहुत परेशान कर रही हैं, जिसमें कि लोगों ने आत्महत्याएं भी कर ली हैं। तो सुसाइड कर लिया। हाँ,
वर्तमान में जो अभी देखिए, वो जो भाई ने सुसाइड कर लिया उसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उन पक्ष की, पत्नी पक्ष की। दूसरी बात है कि जो ये पक्ष जो बचे हैं परिवार के हैं, इन लोगों के ऊपर भी दहेज अधिनियम वगैरह के अगेंस्ट अंदर कार्रवाई हुई है, वो मामले भी ख़त्म नहीं हुए। तो हमारी जुडिशरी से यही निवेदन है कि इस तरह के मामलों को तत्काल खारिज करें और इस तरह के पीड़ितों को जल्दी से मदद करें। तो जुडिशरी का पावर बहुत है, सुप्रीम कोर्ट से और उच्चतम न्यायालय से कि बड़े बड़े जजेस महोदय से हमारा गुहार है कि आप नीचे निर्देश दीजिए कि इस तरह के मामले जहां भी फर्जी दिखाई देते हैं, जैसे हमारे पास एक ब्लाइंड पीड़ित है, उसके अगेंस्ट घरेलू हिंसा का मामला लग गया, फर्जी है, इसको तत्काल खारिज किया जाए। इस तरह के मामलों को खारिज करके, और जो वकील पैकेज ऑफर कर रहे हैं, वकीलों के पास महिलाएं जाती हैं कि मुझे पति के अगेंस्ट मामला दर्ज है, तो उसको वो लोग पैकेज दे रहे हैं कि इसमें 4-5 मामले हम लगा देंगे, वो इतना हैरान परेशान होएगा तो मैं 50 लाख रुपए, एक आध करोड़ रुपए आपको दे देगा। इस तरह के इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और कुछ कानून ऐसे बनाए जाएं वो जो पतियों के पक्ष के हों, जैसे वैवाहिक ब्लैकमेल जो महिला करती है उसके अगेंस्ट मामला लगा सके पति। पीड़ित से हम बात कर रहे थे, एक बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि पुलिस 50,000 रुपये की डिमांड कर रही है। जी, इस पर क्या कहते हैं? इसमें तो जो पीड़ित है, जो डिसीज्ड है, जो जिसने आत्महत्या कर ली, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है। उस डाइंग डिक्लेरेशन पे उस पुलिस वाले को तत्काल निलंबित करना चाहिए। तो यही सब जो है ये जुडिशरी के पावर में है। तो हमारा उनसे यही निवेदन है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ हमको चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि इस पुलिस वाले ने मुझसे 50,000 रुपये मांगे, उसको निलंबित करिए। चंदना अरोरा, मैं वॉच लीग की कन्वीनर हूँ।